डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिफॉर्म क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कल के ही टॉपिक को अपन एक्सटेंड करेंगे। दो सब टॉपिक उसके रह गए थे, एक है सोर्स ऑफ वाटर और एक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ वाटर से। देखो, सबसे प्राइमरी जो सोर्स है वाटर का वो है प्रेसिपिटेशन। जो अपने पास बरसात होती है उससे अपने यहाँ पे पानी जो है अपने को प्राप्त होता है। इसलिए जो रेन वाटर का जो पानी है उसको स्टोर करना और उसको अलग अलग पर्पज़ में यूज़ करना वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, जो रेन वाटर है इसको हम बहुत सारे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, नेचुरली और ह्यूमन मेड जो इंफ्रा है उसके तहत अपन इसको स्टोर कर सकते हैं। नेचुरली जैसे रिवर्स है, रिवर्स में जो रेन वाटर है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है। टैंक्स, पोन्ड्स और रिजर्वोयर्स जो कि ह्यूमन मेड हैं, इनमें भी आप रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा नेचुरली जैसे कि जो रेन वाटर है वो ग्राउंड वाटर में भी अंदर परकोलेट होके एक्वीफर में चला जाता है, जिससे कि आप बाद में जब पानी की ज़रूरत होती है तो ट्यूबवेल और वेल के द्वारा उनको निकाल सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे बताया गया कि जो रेन वाटर है उसको एज अ वाटर रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए आपको कुछ वाटर मैनेजमेंट का कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे, और वो इस तरह से हैं। अपने को जो फ्लड जहाँ पे आती है, ओकेजनली जहाँ पे फ्लड आती है वहाँ पे अपने को चेक करना होगा, सर्वे करना होगा कि ये जो रीजन है यहाँ पे फ्लड आती है, तो जहाँ पे फ्लड आती है उस रीजन में अपने को बहुत सारे डैम बनाने चाहिए, जिससे कि वो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अपन स्टोर करें और फ्लड के रूप में जो पानी बह के चला जाता है वो पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर वो वेस्ट ना हो। इसके बाद में बाय कैनाल्स, कैनाल से आप क्या कर सकते हो कि फ्लड को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये रीजन है ए और ये रीजन है बी। अब बी जो रीजन है वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है और यहाँ पे आ रही है फ्लड, लेकिन ए रीजन है जहाँ पे रेनफॉल ही नहीं हो रहा और यहाँ पे आ रहा है ड्रॉट। तो बेटा ड्रॉट वाली जगह पे आप यहाँ से अगर कैनाल बना दो, ऐसे मोटी सी पाइपलाइन बना दो या फिर कैनाल, छोटी जो नहरें होती हैं उसके द्वारा इस पानी को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, तो होगा क्या, बी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो ए तक पहुंच जाएगा और दोनों जगह पे जो वाटर की जो स्कैरसिटी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक जगह पे फ्लड की समस्या खत्म, एक जगह पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम खत्म। ओके, नेक्स्ट है रेन वाटर को अपने को सी में जाने से रोकना चाहिए। जैसे रिवर में पानी आ गया, रेन वाटर का पानी रिवर में आ गया, अब रिवर को इस तरह से अपने को मेंटेन करना चाहिए, बीच बीच में जगह जगह पे डैम बना के, रिजर्वोयर बना के, कि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा जो पानी है वो डायरेक्ट सी में ना जाए, क्योंकि सी में गया हुआ पानी साल्टी पानी हो जाएगा और साल्टी पानी हो जाएगा तो वो अपने कोई काम भी नहीं आएगा। ओके, मोर नंबर्स ऑफ टैंक कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये पर्सनल अपने जो व्यक्तिगत जो स्तर है वहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो कि टैंक बना लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और जो रेन अपने आसपास में जैसे अपने घर के छत पे हुआ या फिर खेत में हुआ उस पानी को अपन उस टैंक में स्टोर कर सके। ओके, इसके अलावा अपने को वाटर बजट भी बनाना चाहिए। वाटर बजट मतलब अपने को एक पूरा फेज मैनर तरीके से वाटर को कैसे यूज़ करना है उसका अपने पास पूरा सिस्टम होना चाहिए, कि टैंक होगा उसमें कितना पानी है, अपनी नीड कितनी है, उस नीड के हिसाब से उस टैंक के पानी को यूज़ करना है, और जितना भी पानी जो रेन से अपने पास आएगा उस पानी को स्टोर करना है, जिससे कि अपना जो वाटर बजट है वो हमेशा सुचारू रूप से काम करता रहे। नेक्स्ट इसमें है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे मैंने बोला कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बेस्ट मेथड है वाटर कंजर्व करने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है ये तो सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, वाटर को कंजर्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, और वाटर को कंजर्व करना जितना एसेंशियल है उतना ही ये
सबसे बेस्ट आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। इसके तहत कैसे कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है जिनके द्वारा आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो मेथड है वो है कि जो पानी जो आया, रेन से जो पानी आया, अपनी छत पे जो इकट्ठा पानी हुआ, उस पानी को आपने पाइप्स के द्वारा किसी एक टैंक में पहुंचा दिया और ये पानी स्टोर हो गया। सबसे फर्स्ट मेथड, बिल्कुल यूनिक मेथड, सबके लिए समान। देखो सेकंड जो इसमें मेथड है वो ये हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एक पीपल की बात नहीं है, ये कम्युनिटी जो ऑन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्लांट होते हैं उसमें ये अप्लाई किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि एक पूरा जैसे कोई लोकल एरिया, पूरा गांव है, अब गांव में जो एक्स्ट्रा पानी जो बह के जा रहा है, मतलब कि बरसात हुई, बरसात से सड़कों के तहत या फिर कैसे भी वो पानी छत से आया या फिर सड़कों से आया, वो पानी बह के गांव से किसी एक पौंड या फिर किसी और तरफ जा रहा है वो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उसको जो लोकल कैचमेंट एरिया है जहां जहां से वो पानी निकल रहा है, वहां से उस पानी को इकट्ठा करके और एक बड़ा सा तालाब बना के आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हो। थर्ड जो है वो है कि आप कोई गांव है उसके पास में से कोई छोटी सी रिवर या फिर छोटी सी नदी बह रही है। अब होगा क्या है कि वहां पे अगर वो रिवर है तो फ्लड जैसे सीजन जो आएगा, मानसून सीजन है जैसे, उसमें जब पानी आएगा तो वो पानी वो रिवर क्या होती है कि इतनी छोटी होती है कि वो नॉर्मली पूरे अलग जो दिन होते हैं, सीजन के अलावा जो दिन होते हैं, उसमें वो बिल्कुल नॉर्मली वो लैंड जो है नॉर्मल यूज में काम में आता है। अब जब नॉर्मल लैंड में काम में आ रहा है वो, तो होगा क्या कि उसमें सिल्ट होगा या फिर उसमें कुछ ऐसा होगा कि अतिक्रमण किया हुआ होगा वहां पे, कि जिससे कि वो पानी को निकलने की जगह ही नहीं मिल रही। अब पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही तो वो क्या करेगा, फ्लड के रूप में चारों तरफ फैलाएगा, पूरे गांव में फैलाएगा पानी। तो वो जो लोकल स्टीम है उसके द्वारा भी आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो, कि उसका जो एक्सेसिव जो पानी है उसको आपने वहां से लिया और पाइप्स के थ्रू किसी एक टैंक में आपने पहुंचा दिया। ओके, तो इस तरह से आप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ इसमें है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि जितने भी सोर्स अपने वाटर को प्राप्त करने के, और जितने आप पानी को जितने तरीके से आप यूज करते हो, उन सब में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जितना पानी आप यूज कर रहे हो उतना ही पानी क्या वापस से स्टोर हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट। ठीक है, एक भी बूंद जो है आपके पानी की वेस्ट ना हो, ये आपको इंश्योर करना होता है वाटर शेड मैनेजमेंट में। ये जो तरीका है, इसके तहत वाटर शेड मैनेजमेंट का जो मेथड है, इसके तहत अपने को जो पानी मिलता है वो बहुत सारे पर्पस को सर्व करता है। जैसे इससे अपने को लोकल जो पीपल है उनको ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है, पीने योग्य पानी मिल जाता है। इरिगेशन के लिए जो पानी है वो मिल जाता है। पास्चर लैंड, जो कि आसपास में जो पशुओं के लिए चरागाह जो हैं, जो जहाँ पे पशु चरते हैं, कॉमन जो लैंड होते हैं वहाँ पे, तो वो इरिगेशन में काम में ले सकते हो आप इसको। इसके अलावा ग्राउंड वाटर को ही रिचार्ज करता है। अगर आपने वाटर को हार्वेस्ट किया और उसको हार्वेस्ट किए हुए पानी को अगर आपने ग्राउंड में डाल दिया, तो वो क्या होगा कि ग्राउंड जो, जैसे ये एक लैंड सरफेस है, आपने यहाँ पे पॉन्ड बनाया, एक तालाब बनाया, और इस तालाब में आपने पानी को स्टोर कर लिया। अब बेटा तालाब में से जो पानी है वो परकोलेट होकर नीचे जाएगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो नीचे क्या करेगा, ये एक्वेफायर में जमा हो जाएगा पानी, और एक्वेफायर में जमा होगा तो वाटर का जो लेवल है अपने अर्थ सरफेस में वो ऊपर आएगा, जिससे कि यहाँ का जो पानी है वो अंदर एक्वेफायर के द्वारा एक एक्वेफायर से दूसरे एक्वेफायर में ट्रांसफर होता रहता है, क्योंकि चेन सिस्टम होता है। तो यहाँ का जो पानी आपने स्टोर किया वो कहीं ना कहीं जहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा और वहाँ पे वो पानी जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये नेचुरली होता है। ओके, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना ही है कि आपने पॉन्ड बनाया। इसके बाद में है ये जो हार्वेस्टिंग जो आपने की है पानी की, ये कई बार क्या होता है कि अर्बन जो रीजन है वहाँ पे आपको फ्लड की समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अर्बन जो रीजन होता है उसमें छोटे छोटे नाले होते हैं, या फिर मतलब वाटर एग्जिस्टेंस के लिए आपको छोटे छोटे ऐसे ट्यूब्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे नाले बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि अर्बन जो इलाका होता है उसमें बेटा वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, और वो जो वेस्ट है
वो आपके ये जो नाले हैं इसमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे होता क्या है कि जब फ्लड आता है, जब सीजन आता है मॉनसून का, तो इसमें पानी जाना चाहिए, लेकिन पानी इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि इसमें वेस्ट है, वो इस पानी को नहीं जाने देगी। इससे क्या होगा कि एग्जिस्टेंस के लिए वहाँ पे मतलब कि आपके पास में पानी की निकासी के लिए एक मेथड तो है, नाले तो हैं, लेकिन वो काम में नहीं आ रहे हैं। तो इनका यूज करके आप पानी को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा सकते। तो वहां पे वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप सीजन से पहले ऐसे जो नाले हैं इनकी सफाई करवाइए। जब ये साफ होंगे तो वाटर को डिस्चार्ज करने में, जो कि मॉनसून में जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको डिस्चार्ज करने में, मतलब उसको अपने एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने में आपको हेल्प मिलेगी, और जो अर्बन फ्लड का जो इशू है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है मॉनसून से पहले ऐसे जो कैनाल्स हैं उनको, उनकी सफाई करना, जिससे कि पानी जो है वो इधर उधर ना जाए और जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए, एक पॉन्ड में या फिर एक रिवर में, वहां तक वो इजीली पहुंच सके। इसके बाद में है कि जब आप वाटर जो रेन वाटर हार्वेस्ट करते हो तो उससे होता क्या है कि आपको सीवेज जो ट्रीटमेंट जो प्लांट है उनके ऊपर भी प्रेशर कम पड़ता है। कैसे? इसका कैसे मतलब होगा, जैसे मान के चलो पानी आया, अब पानी बेटा आएगा तो नालों में जाएगा, और नालों में जाएगा तो नालों में क्या होता है, गंदा पानी होता है। नालों में गंदा पानी होता है, कहीं ना कहीं जाके ये पौंड में इकट्ठा होता है या फिर किसी रिवर में जाके इकट्ठा होता है ये पानी। अब जब ये पौंड या फिर रिवर में जाके इकट्ठा हो रहा है ये पानी, तो इसको आप ट्रीट करना पड़ेगा आपको फिर से यूज करने के लिए। और इसको ट्रीट करने के लिए आपको बहुत सारी मशीनों का यूज करना पड़ेगा, बहुत सारा मनी इसमें इन्वेस्ट होगा। इमेजिन करो, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो बेटा रेनफॉल भी इसी नाले के द्वारा इस पॉन्ड में जाएगा और ये पॉन्ड या फिर रिवर में जाएगा पानी, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा ना, मतलब ज़्यादा पानी अब ट्रीट करना पड़ेगा आपको। जबकि रेन वाटर तो ऑलरेडी प्योर वाटर होता है। अगर आपने इसको यहाँ पे ट्रीट करने के बजाय, लास्ट स्टेज पे ट्रीट करने की बजाय, अगर आपने इस रेन वाटर को पहले ही इस नाले में ना मिला के आपने इस वाटर को एक जगह पे स्टोर कर दिया, एक टैंक में आपने स्टोर कर दिया अपने अपने छतों से पानी लेके, तो बेटा ये नालों में नहीं जाएगा, और नालों में नहीं जाएगा तो जो ट्रीटमेंट जो प्लांट है उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, और इससे जो है आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। देखो, रेन वाटर जो हार्वेस्ट जो है इससे क्या होता है, जो कोस्टल जो रीजन है उसमें आपका वाटर इनफ्लो है उसको मैनेज किया जा सकता है। कैसे? जो कोस्टल जो रीजन है वहाँ पे रिवर अपना पानी लाके डिपॉजिट करती है। कोस्टल रीजन में रिवर आई और उसने अपना कोस्टल रीजन में आके पानी डिपॉजिट किया। इससे होता क्या है कि कोस्टल रीजन का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, जो वहाँ पे वाटर जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे कि कोस्टल रीजन को हमेशा खतरा रहता है कि वो पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ओवर फ्लडिंग जो है ना, मतलब कोस्टल रीजन में जो एक्स्ट्रा जो पानी आ रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल रीजन में हमेशा ओवरफ्लोडिंग की समस्या रहती है, उसको मैनेज करने के लिए आप उस रिवर में इतना पानी आने ही मत दो, पहले उस पानी को इतना रोक लो या फिर रोक रोक के आने दो, जिससे कि ओवरफ्लोडिंग की जो इशू है वो ना हो और कोस्टल जो रीजन है वो पानी में सबमर्ज ना हो। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और बेनिफिट है। सर, हाँ बोलो बेटा। मैं इससे पूछ रही थी कि सर आपने ऐसे कहा कि अगर है ना अपन उस अच्छे रेन वाटर को अगर अपन है ना वो जो वो जो नाले हैं उनमें सर अपन मिला देंगे तो सर वो जब पॉन्ड में इकट्ठा होंगे तो पॉन्ड का लेवल बढ़ जाएगा। पर सर पॉन्ड एक मतलब मानो सर अगर वो इतना इतना उसकी डेप्थ है और इसके ऊपर अगर वो भरा तो सर वो तो पॉन्ड से बाहर ही निकल जाएगा ना पानी। इसीलिए तो जो पौंड जो बनाए जाते हैं वो कैपेसिटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं बेटा। ऐसे नहीं है कि छोटा सा पौंड बना दिया और पानी आ रहा है ज़्यादा। तो पौंड हमेशा जब भी बनाए जाते हैं तो पहले ये चेक किया जाता है कि यहाँ पे फ्लड कितना है, सीजन में वाटर कितना यहाँ पे आता है, रेन से कितना पानी यहाँ पे आता है, उसको चेक करके बनाया जाता है। ओके, ये इशू सिर्फ पौंड में नहीं हो सकता बेटा, ये इशू तो डैम में भी तो हो सकता है ना, कि डैम अपन ने बनाया लेकिन डैम इतना छोटा बना दिया कि उसमें पानी ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन वो पहले स्टडी की जाती है उस एरिया में कितना रेनफॉल प्राप्त होता है, उसके हिसाब से वो डैम और वो जो पॉन्ड है वो बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि
जो पीपल है वो अपने व्यक्तिगत लेवल पे भी ऐसे रेन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, उसके द्वारा समझो आप। थोड़ा और zoom करो। हाँ बस। देखो ये यहाँ पे कुछ बादल हैं, इनसे रेन वाटर इसकी छत पे आ रहा है, घर की छत पे आ रहा है। देखो ये पार्सिपिटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जहां जहां पानी आ रहा है उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। अब यहाँ पे कैचमेंट एरिया क्या है, इसकी रूफटॉप छत, जो घर की जो छत है वो है कैचमेंट एरिया। जहां जहां पानी आता है ना उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये हो गया कैचमेंट एरिया। अब हुआ क्या, इस कैचमेंट एरिया में इसने देखो चारों तरफ ये पाइपिंग की है, ब्लू ब्लू से, देखो ब्लू पाइप से इसने ये पाइपिंग की हुई है, और इसको बोलते हैं ड्रेन लाइन। और ड्रेन लाइन से ये जो पानी है सारा पानी इस पाइप में इकट्ठा होके ये इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पे नीचे की साइड में, इस साइड में ये रन ऑफ होते हुए ये यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल भी लगाया जाता है, कि जिससे कि कई बार जैसे होता है ना कि ओवरफ्लो हो गया, तो उसको रोकने के लिए भी यहाँ पे एक वॉल लगाया जाता है। तो ये जो है वाटर सैंपल के लिए भी आप यहाँ से पानी ले सकते हो। इसके बाद ये पानी जमा होता है एक टैंक में। ये टैंक जो होता है ये हो सकता है कि ज़मीन के ऊपर हो या हो सकता है कि ज़मीन के नीचे हो, सुविधा के हिसाब से। ये टैंक में पानी पहुंचने से पहले बेटा यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिसको बोलते हैं फिल्टर, जिससे कि अगर कोई कचरा पानी के साथ में आ रहा है तो वो पानी, प्योर पानी ही उस टैंक में स्टोर हो सके, कचरा जो है वो पहले ही बाहर निकल सके, इसलिए यहाँ पे फिल्टर भी लगाया जाता है। उसके बाद में क्या, दे रखा है ना जल तो इसमें फिल्टर नहीं है, इसमें जो वॉल है ना, मान के चलो यहीं पे कोई फिल्टर होगा, एक प्यूरीफायर जो फिल्टर है वो यहाँ पे लगाया गया होगा। इसके बाद ये जो स्टोरेज जो टैंक है इसमें पानी रहेगा, इसको आप जब कभी आपको नीड हो पानी की, आप इसमें से पानी निकाल के काम में ले सकते हो। इसको बोलते हैं रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्ट। ओके, हाँ वाटर को अपन ड्रिंक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको आप तो बेटा ऐसे रेन वाटर को हार्वेस्ट किए हुए पानी को अक्सर पीने में काम में लिया जाता है, इरिगेशन में बहुत कम काम में लिया जाता है। और सर ये जो रेड वाला है ना वाटर सैंपल, सर ये समझ में नहीं आई किस चीज के लिए है। अरे बेटा वाटर सैंपल की वो तो चेक करने के लिए है कि पानी साफ है कि नहीं है। उसमें से कैसे देखेंगे, वो देखते हैं सैंपल लेके जब आप आपके घर पे आरओ मशीन को सही करने वाला आता है मैकेनिक, तो वो क्या करता है कि एक इतना सा उसके पास डिवाइस होता है, उसमें वो डाल के चेक करता है कि उसमें टीडीएस कितना है, सैंपल लेता है ना उस पानी का। तो ऐसे सैंपलिंग के लिए वो बताया गया है वहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे कुछ इलुस्ट्रेशन है, मैंने कल आपको बोला था कि आपको इनको रिवाइज करना है, लेकिन चलो कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो अर्थ पे जो वाटर है, मैंने आपको बताया था टू थर्ड जो बनता है वो बनता है लगभग 66%। अब कई जगह पे 66%, कई जगह पे 70% और कई जगह पे 75% भी लिखा हुआ होता है। तो इन तीनों के बीच की वैल्यू क्या, 70%। आपको जब कभी अगर पूछे कि अर्थ पे वाटर कितना है तो आपको बताना कितना है, 70%, अप्रोक्स 70% आपको उसमें बताना है। ओके, वैसे 75% अगर ऑप्शन में हो, 66 अगर 70% ऑप्शन में ना हो, 75 हो तो वो कर देना है, 70% ना हो 66% हो तो वो भी आपको कर देना है, वो भी राइट होगा। ओके, इसके बाद में देखो कि 70% जो अर्थ पे जो वाटर है उसमें फ्रेश वाटर कितना है, मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर है 2.7%, और साल्टी जो सलाइन वाटर है वो है 97.3%। ये तो सारा किस में है, ओशन और जो अपने ओशन है, सीज हैं जो ओशन से कनेक्टेड है, उनमें अपना ये सलाइन जो वाटर है सारा अवेलेबल है। लेकिन फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पे, फ्रेश वाटर अपना है आइस सीट, जो आइसबर्ग्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, उनकी फॉर्म में है। तो 70% तो अपना पानी जो फ्रेश वाटर है वो एज ए आइस स्टोर है ग्लेशियर या फिर आइसबर्ग के फॉर्म में। ओके, 70%। ये जो 2.7% को अगर मैं 100% मानूँ तो इसका 70% तो ओनली आइस है।
और फिर बचा 30%। ये 30% में रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है और वाटर वेपर, जो अपना एटमॉस्फेयर में जो पानी है वो है बचा हुआ 30%। ओके, तो 2.7% को अगर फर्दर डिवाइड करें तो 1.7% तो अपना ग्लेशियर हो गया और अप्रोक्सीमेट 1% अपना पीने लायक पानी बचा, जो कि रिवर, लेक, पॉन्ड और वाटर वेपर में अपना पानी अवेलेबल है। तो 100% में से ओनली 1% ऐसा पानी है जो अपन देखते हैं, ओके, और काम में लेते हैं, वो तो इससे भी कम है, उसका परसेंटेज है 0.3% जो अपन यूज करते हैं पानी। इसका एक क्लासिफिकेशन आपको इस डायग्राम में भी बताया गया है, एक बार ये भी देख लो। इसमें भी वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि टोटल सलाइन वाटर, ये देखो 96.5%, टोटल 100% का जो पानी है उसका 97%, अप्रोक्सीमेट 97% तो क्या है, सलाइन वाटर है। 2.5% या 2.7% ये जो है ये फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर में से भी ग्राउंड वाटर कितना है, 30%, और लगभग 70% जो है वो अपना ग्लेशियर और आइस के फॉर्म में। यहाँ तक मैंने आपको बताया। अभी जो ग्राउंड वाटर था, इसमें से मैंने आपको बताया ग्राउंड वाटर में रिवर है और वाटर वेपर है, लेक्स हैं, उसमें कितना कितना है। तो जो 30% जो बचा, तो इसमें से लगभग 21% तो रिवर्स और लेक्स में है, और 70% अपना जो ज़मीन है, जैसे पॉन्ड्स हैं, सॉरी, जो एक्वाफायर है, ग्राउंड वाटर जो है उसमें है, और जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें है 70% वाटर। अब जो रिवर और लेक है उसमें भी अलग अलग तरह से बताया गया है, लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सरफेस पे जो वाटर और जो फ्रेश वाटर जो है, जो अपन काम में लेते हैं, उसका जो परसेंटेज है वो है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको बताया 0.3% मैंने आपको बताया, लेकिन 0.3% नहीं है बेटा, ये है 0.03%। 0.03% है, 0.3% नहीं है। मतलब कि बहुत ही कम पानी अपने को फ्रेश वाटर एज ए ड्रिंकिंग पर्पस अपने लिए अवेलेबल है। ये था। बट सर हाँ 1% के अंदर वो तो कि 1% अपने पास ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हाँ, वाटर। उसमें उसमें टोटल रिवर्स भी तो आ गई बेटा। रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स का पानी जब आप मिला दोगे तो टोटल 1% आ जाता है। उनको हटा करके फिर जो बचा 0.03 वो अपन हाँ, ये ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर जो कि एक्वाफायर में स्टोर है, जो अपन पीते हैं। ओके, इसके बाद में है कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, जिसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, वाटर को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो आप, फ्यूचर के लिए आपने वाटर को स्टोर किया हुआ है, और सॉइल और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए आपने उसको स्टोर किया है, नेविगेशन को प्रमोट करने के लिए आपने इसको स्टोर किया है कि जैसे रिवर में पानी ज़्यादा रहेगा तो उसमें जो नाव है, शिप है, वो आप इजीली वहाँ पे चला सकते हो, तो उसके लिए काम में ले सकते हो। इनकरेजिंग टूरिज्म, कई डैम्स ऐसे होते हैं उससे फिर पीछे लेक बन जाती है, और उससे आप कई बार वहाँ पे टूरिज्म जो एक्टिविटी है वो बढ़ती है, घूमने के लिए वहाँ पे लोग जाते हैं। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, फिश कल्चर को प्रमोट करने के लिए कि आपने वहाँ पे फिश को आप मतलब हार्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे पाल रहे हो फिश को बेचने के लिए। ओके, तो इसके लिए भी किया जाता है। इरिगेशन, इरिगेटिंग द फील्ड्स, ये तो सबसे कॉमन यहाँ पे यूज है, इरिगेशन पर्पस जो होता है। एंटरटेनमेंट के लिए भी तो किया जाता है ना। हाँ तो बेटा, एंटरटेनमेंट है हाँ वो, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बता दिया ना, इनकरेज टूरिज्म, इसमें आ गया वो। कुछ यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, आपको इसके नाम और कौन सी रिवर पे है और कौन सी जगह पे है ये पता होना चाहिए, लोकेशन और रिवर वहां आपको से पता होना बताइए चाहिए। ना। जैसे मैंने आपको बताया था, भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है ये सतलज रिवर पे है, और ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे बेटा, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज रिवर पे भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रोजेक्ट। प्रदेश। जो दामोदर रिवर जो वैली प्रोजेक्ट है, ये है दामोदर रिवर पे, और ये कहाँ पे, बिहार में। बिहार। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान महानदी में पे भी है। है। हाँ बिल्कुल है, राजस्थान का भी बताऊंगा। महानदी पे है, और उसका जो लोकेशन है वो है उड़ीसा।
हीराकुंड जो डैम है, इसके बाद में है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पे है, और ये तुंगभद्रा रिवर क्या है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कर्नाटका में ये प्रोजेक्ट जो है अप्लाई है। कोसी प्रोजेक्ट कोसी रिवर पे है, बिहार और नेपाल की बॉर्डर पे इसको बनाया गया है। नागार्जुन सागर डैम ये कृष्णा रिवर पे है, आंध्र प्रदेश में है। चंबल प्रोजेक्ट जो अपना राजस्थान का प्रोजेक्ट है, और ये राजस्थान में है, चंबल रिवर पे। सर ये सर चंबल नदी पे है सर। हाँ, चंबल रिवर पे है। ओके, चलो देखो, अभी जो टॉपिक है, एक्चुअल में ये टॉपिक नहीं है, ये आगे जो चैप्टर है उस चैप्टर का टॉपिक है। पूरा चैप्टर ही इसी टॉपिक पे है। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, वेजिटेशन, क्लाइमेट और वाइल्ड लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, और आज आपका काम है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज आपका काम है, ये जितना भी यहाँ पे अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में लिखा गया है, उनमें क्लाइमेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या वहाँ पे स्पेसिफिक उसके फीचर्स हैं, कौन कौन से वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं, ये सारा मैं आपको 7th क्लास में पढ़ा चुका हूँ। और यस सर। ये सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ऐसी बात नहीं है 7th में पढ़ा दिया तो मैं आपको ये अब नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना यही है, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जो यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में, इसको रिवाइज करना है। ओके, ये यहाँ पे रिवीजन के लिए डाला गया है। अपने अपने लेवल पे आपको इसको रिवाइज करना है कि कौन कौन से फॉरेस्ट कौन कौन से जगह पे पाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में कुछ डिफरेंसेस बताए गए, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके बाद में यस एक मैप है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। जो फॉरेस्ट अभी आप ऊपर पढ़ के आए हो, उन्हीं फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। फॉरेस्ट के बारे में नहीं है, ग्रासलैंड के बारे में। जैसे ग्रासलैंड जो सवाना ग्रासलैंड है, प्रेरी ग्रासलैंड है और स्टेपी ग्रासलैंड है, ये अलग अलग तरह के मेजर ग्रासलैंड है जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैप में बताया गया है कि जो प्रेरी है, प्रेरी जो है, ये देखो, जहां जहां पे बहुत कम ग्रीन, है। जहां जहां पे ग्रीन कलर दिख रहा है वो है प्रेरी। सुबह में कितना है। वैसे तो अगर आपसे पूछे तो प्रेरी कहाँ से पाए जाते हैं, तो उसको आपको आंसर देना है यूएसए, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रेरी यूएसए में पाया जाता है। लेकिन सिर्फ यूएसए में नहीं आता, प्रेरी तो यूएसए में, लेकिन प्रेरी टाइप ग्रासलैंड वो अलग अलग जगह पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेरी ग्रासलैंड होते हैं ये प्रेरीज, तो जो मैंने ग्रीन कलर से जो मार्क किया है वो है प्रेरीज। ओके, इसके बाद बट में आता सर है, प्रेरी सर एशिया में भी तो है और अफ्रीका में भी। बिल्कुल एशिया और अफ्रीका में प्रेरी टाइप क्लाइमेट है बेटा, वो प्रेरी टाइप ग्रासलैंड है। प्रेरी तो सिर्फ यूएसए में, उसके जैसा जब बोलेंगे ना तब वो फिर बाद में अमेरिका में, सॉरी यूएसए, इधर अपना एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है, ओके, साउथ अमेरिका में भी है। स्टेपी, स्टेपी जो है यहाँ पे देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, जब भी स्टेपी का नाम आएगा तो आपको स्टेपी का बताना है एशिया। एशिया टाइप वेजिटेशन है ये देखो, ये जो डार्क कलर से जो है ये अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है, और थोड़ा बहुत ये साउदर्न अमेरिका में है, थोड़ा बहुत यूएसए में है। स्टेपी टाइप ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट भी है, है सर थोड़ा सा। और थोड़ा सर सा एक बार ये गौर से देखा जाए तो हाँ। ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये है स्टेपी टाइप ग्रासलैंड्स। वैसे स्टेपी पूछे तो कहाँ बताओगे आप, एशिया, एशिया। ओके। एशिया थर्ड जो आता है वो आता है सवाना। सवाना का नाम सब जब भी में जगह पूछे तब आपको बताना है अफ्रीका। अफ्रीका। अफ्रीका सवाना टाइप जो ग्रासलैंड है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, और वैसे ये जो है आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और एशिया में भी है थोड़े से, नॉर्थ अमेरिका। और ऑस्ट्रेलिया में भी है, ओके। इसके अलावा थोड़ा सा एशिया में देखो, ये यहाँ पे इंडोनेशिया की जगह पे, म्यांमार में, ये यहाँ पे आपके स्टेपी टाइप जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। तो वैसे सारे ग्रासलैंड हर कॉन्टिनेंट में है, लगभग हर कॉन्टिनेंट में, लेकिन इनका नाम कहाँ से आया है, तो देखो स्टेपी का नाम कहाँ से आया है, एशिया से, ओके। प्रेरी का नाम कहाँ से आया है, यूएसए से,
और सवाना का नाम कहाँ से आया? अफ्रीका से। अफ्रीका से। ओके, ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यस बतानी सर। थी कि आपको कंफ्यूज ना हो। इसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसका नाम है साइट्स। क्या नाम है? साइट्स। सॉरी साइट्स का सर। फुल फॉर्म क्या होता है? सर ये कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जंगली जीव और जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं, जो फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे होते हैं, फॉरेस्ट के जो जीव जंतु होते हैं, वो उनके इलीगल ट्रेड को मॉनिटर करती है कि उनका इलीगल ट्रेड ना हो, और ये जो स्पीसीज है ये ख़त्म ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखना इस साइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है। ओके, और ये जो है रफली 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल और 28,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, इनको प्रोटेक्ट करती है, इनके देखभाल करती है। इनमें कौन कौन से? जैसे बियर्स है, डॉल्फिन्स है, कैक्टी है, कोरल्स है, ऑर्चिड्स है और एलोज है। बेटा ये जो है इसमें जैसे कि एनिमल्स भी है और प्लांट्स के नाम भी है। आपको देखना है कि कौन कौन से एनिमल और कौन कौन से प्लांट है। सर। गूगल पे जाना, टाइप करना ये नाम, आपको वहाँ पे फोटो आ जाएगी। हाँ बोलो। सर वो ऐसे कहते कि सिर्फ ये थोड़ी ना, और भी है, पर ये सबसे कम है मतलब अपने इंडिया में, तो इनका ज्यादा मेजोरिटी, इनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। आईसीटी सीड्स। नहीं, समझे नहीं। साइट्स बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लगभग हर कंट्री में फ्लोरा और फोना की जो ट्रेड है, इलीगल जो ट्रेड है, उसको मॉनिटर करता है। और ये जो साइट्स है बेटा, ये कुछ अपेंडेक्स जारी करता है, अपेंडेक्स जारी करता है जिसमें ये बताता है कि कौन सी जो स्पीसीज है वो हाईली रिस्क पे है, कौन सी स्पीसीज थोड़ी कम रिस्क पे है। तो अपेंडेक्स जारी करता है, जैसे कि उसमें आता है कि ये सर व्हाट वल्नरेबल इज द है। मीनिंग ऑफ अपेंडिक्स? अपेंडेक्स मतलब होता है बेटा कि ये कुछ आप अपेंडेक्स को बोल लॉज। सकते हो, नहीं नहीं, अपेंडेक्स को बोल सकते हो कि अनुच्छेद। आप बोलोगे कि सर ऐसा वर्ड बताओ कि जो मेरे को समझ में आए, तो आपके लिए वो वर्ड है कि ऐसी लिस्ट होती है, ऐसे इंडेक्स आप समझ सकते हो। अपेंडेक्स का मतलब एज ए इंडेक्स, ठीक है। जैसे यस सर। कुछ होंगे, वो होंगे इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब कि उनको खतरा है। ओके, तो वो उस लिस्ट में नाम होगा उसका। एक लिस्ट होगी, उसमें होगा वल्नरेबल, मतलब अभी तो इतना खतरा नहीं है लेकिन ये खतरा हो सकता है। एक इसमें लिस्ट आती है कि ये है सेफ, कि इसमें कोई खतरा नहीं है और ये जो है बिल्कुल सेफली, इसको आप ट्रेड भी कर सकते हो, इनको मार भी सकते हो। ओके, ऐसे अलग अलग लिस्ट होती है बेटा। तो ये जो लिस्ट है कौन जारी करता है? ये साइट्स जारी करता है। साइट्स एक तो ऑर्गेनाइजेशन। सर फिर उन्होंने डायनासोर को क्यों नहीं बचाया? उस टाइम पे इतनी अरे टेक्नोलॉजी बेटा, नहीं थी। डायनासोर तो ह्यूमन के आने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। सर क्यों? अभी सर एक भी डायनासोर नहीं है। नहीं, अभी एक भी डायनासोर नहीं है। क्यों अभी नहीं ऐसी है? बहुत सी स्पीसीज है जो कि जैसे मान के चलो अपने यहाँ पे जो चीता है, चीता अपने यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। अपने यहाँ पे इंडिया में चीता नहीं मिलता, तो चीता अपने यहाँ पे एक्सटिंक्ट है, ये अपने यहाँ से विलुप्त हो चुका है। लेकिन अफ्रीका में है, तो जहाँ पे है उसको वहाँ तो कम से कम कंजर्व करें। इसका ध्यान कौन रखेगा? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, सिटीज। सिटीज नहीं है बेटा, साइट्स। क्या बोलते हैं इसको? हाँ साइट्स। वही साइट्स। ओके, सर तो ये इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का? इंटरनेशनल है ये। हम इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया? हर देश में ध्यान रखना, हर कंट्री में ध्यान रखना। अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन, असाइनमेंट नंबर 1, कल क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे पास 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो इसका असाइनमेंट नंबर 1, ओके, और एक मैं इसकी डीपीपी आपको सेंड करने वाला हूँ। ओ पढ़ा नहीं। और इसकी जो डीपीपी है वो आपको कल क्लास स्टार्ट संडे। होने से पहले आपको सबमिट करवानी है। इसीलिए सर मैंने ये कोई बात ये इसलिए बात हुई क्योंकि असाइनमेंट का काम मैंने आपको दे दिया था सैटरडे को। असाइनमेंट का काम आपका पेंडिंग है आपके लिए। डीपीपी का काम
इतना सा ही है कि वो 1 आवर में आपकी डीपीपी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वो कल की जो क्लास है उससे पहले आपको डीपीपी सबमिट करवानी है।